हाँ, तो कक्षा एकादश कॉमर्स अर्थशास्त्र के विद्यार्थीगण, अब हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र भाग 2 के अंतर्गत पाठ 6 सन 1991 से आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार का अर्थ। सरकार ने जुलाई 1991 में देश को आर्थिक संकट से उबारने एवं आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए अनेक आर्थिक उदार कार्यक्रम प्रारंभ किए। इन आर्थिक सुधारों को नई आर्थिक नीति भी कहा गया है। इस नई आर्थिक नीति से अभिप्राय एक ऐसी उदारीकृत नीति से है जिसमें निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसका नियमन न हो, सार्वजनिक क्षेत्र को दिए जाने वाले अनुदान समाप्त हो, विनियोग बाधाएं समाप्त हो, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का भारत में आवागमन बाधा रहित हो। ठीक है, और इसके उद्देश्य है, पहला, अर्थव्यवस्था के स्वरूप को उदारीकरण बनाया जाए, अर्थव्यवस्था में विकास की दर को बढ़ाया जाए, उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना, उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगात्मक क्षमता को बढ़ाना, आर्थिक विकास के लिए वैश्विक संसाधनों का प्रयोग करना, वित्तीय क्षेत्र में सुधार तथा आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देना, सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका का विवेकीकरण करना एवं उनके कार्य निष्पादन में सुधार करना। आठवां है, राजकोषीय ढांचे की भूमिका का विवेकीकरण तथा उनके कार्य निष्पादन में सुधार करना। ये है आर्थिक सुधारों के उद्देश्य। इसको आपको सेम टू सेम लिखना है, परीक्षा में कराता है। तो अब मैं बता रहा हूँ आर्थिक सुधारों एवं नई आर्थिक नीति की आवश्यकता क्यों। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, पहला है खाड़ी संकट। 1990 में इराक और ईरान के युद्ध के कारण तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई, मतलब अधिक वृद्धि हो गई, जिसके कारण भारत की जो समष्टि आर्थिक समस्या है वह बढ़ गया और विदेशी भुगतानों की समस्या के समाधान के लिए देश का 47 टन सोना इंग्लैंड को गिरवी रखकर $60 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया। इस समय देश में राजनीतिक अस्थिरता भी थी। इन कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास में कमी आ गई, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में देश का जो साख था, जो मान सम्मान था, वह बहुत नीचा हो गया, गिर गया। ठीक है, अगला पॉइंट है राजकोषीय घाटे में वृद्धि। सन 1991 से पूर्व सरकार के गैर विकास व्यय में निरंतर वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ता गया। जो राजकोषीय जो घाटा होता है वह बढ़ते गया, फायदा बहुत कम हुआ। और जो सकल राजकोषीय घाटा था वह 1981-82 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.4% था और 1990-91 में यह 8.4 बढ़कर हो गया। मतलब जो राजकोषीय घाटा था वह बढ़ते गया और सरकार ऋण प्राप्त करती गई। अब यहाँ पर समस्या थी कि ऋण के जाल से बचना है, तो सरकार के लिए आवश्यक हो गया कि वह अपने गैर विकास के जो कार्य हैं उसके व्यय में कटौती करके राजकोषीय घाटे में कमी करे। ठीक है, तीसरा है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति। जब देश के कुल आयात कुल निर्यात मूल्यों से अधिक हो जाते हैं तो भुगतान संतुलन प्रतिकूल रहता है। हमारे आयातों व विदेशों से लिए जाने वाले ऋणों की मात्रा में निरंतर वृद्धि से 90 के दशक में प्रारंभ से भुगतान संतुलन अत्यधिक प्रतिकूल हो गया था। खाड़ी के संकट से इस स्थिति को और अधिक गंभीर दशा में ला दिया था। अतः इस स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से ऋण लेना आवश्यक हो गया था और यह संस्थाएं अधिक आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीति अपनाने पर ही ऋण देने को तैयार थे। ठीक है,
अब आता है चौथा, कीमतों में वृद्धि। सन 1990-91 के पश्चात कीमतों में अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई और मुद्रा स्फीति की जो औसत वार्षिक दर है वह बढ़कर 16.7% तक पहुंच गई। खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं वह बहुत तेजी से आ गई। जितने भी रोजमर्रा की वस्तुएं थे उन सब का रेट बढ़ गया। आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया। वास्तव में इसके पीछे प्रमुख कारण मुद्रा की आपूर्ति में तेजी से वृद्धि होना था। इसमें सुधार हेतु राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों द्वारा कड़ा नियंत्रण आवश्यक हो गया था। पांचवा है सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता। सार्वजनिक क्षेत्र जिनका सन 1990-91 तक तेजी से विस्तार किया गया, वह अर्थव्यवस्था के विकास हेतु संसाधन जुटाने की बजाय उस पर भार बन गए। मतलब कि जहां लाभ होना था वहां हमको उल्टा नुकसान होता गया। अधिकांश सार्वजनिक उद्योग घाटे में चल रहे थे। केवल एकाधिक